नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक नए ऐलान की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसलिए मच गया है क्योंकि पूरी दुनिया में वापस से दोबारा से परमाणु बम का खतरा, परमाणु हथियारों की दौड़ का खतरा बढ़ गया है। रूस, चाइना से परेशान अमेरिका कुछ ऐसे कदम उठा रहा है कि 33 साल बाद उसको दोबारा से परमाणु परीक्षण करने की नौबत आ गई है। अभी हाल ही में आप सभी ने सुना होगा, हमने इस पर एक सेशन भी किया था। रूस के द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड एक मिसाइल का परीक्षण किया था। क्रूज मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया गया था और उस मिसाइल की धमक जो है वो अमेरिका तक पहुंच चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक पहुंच चुकी है। और ट्रंप ने वापस से ऐलान कर दिया है कि अब हमें परमाणु हथियारों का दोबारा से परीक्षण स्टार्ट करना है। ऐलान कर दिया है, अपने रक्षा मंत्रालय को बोल भी दिया है कि जल्दी से परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दीजिए। हालांकि अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर रिप्लाई जो दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद हमें परमाणु परीक्षणों की आवश्यकता है नहीं। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि भाई हमारे पास में परमाणु हथियार जो है वो सबसे ज्यादा हो मतलब रूस से भी ज्यादा हो। क्योंकि चाइना और अमेरिका की बात करें तो उनके परमाणु हथियारों की संख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन रूस और अमेरिका की जब बात की जाती है तो वो लगभग उनका जो स्केल है या फिर उनकी संख्या है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आज के सेशन में हम जो बात करने जा रहे हैं परमाणु हथियारों के बारे में बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ये बात कितनी सीरियस है, पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है, इन सभी पर, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। यहां पर एक और चर्चा है कि क्या ये भारत के लिए एक मौका है, क्या भारत को हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत ने पहले परमाणु बम के परीक्षण किए हैं। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता उनको ये बता दें कि जब भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में हमारे अटल जी के नेतृत्व में और अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में, तो वो जो परीक्षण किए गए थे उसमें हाइड्रोजन बम का भी एक लेबोरेटरी टेस्ट था। यानी हाइड्रोजन बम के भी लेबोरेटरी टेस्ट हम कर चुके हैं, लेकिन उसको ऑपरेशनल वे में उस तरीके से परीक्षण करने का सुझाव भारत में भी दिया जा रहा है। लेकिन परमाणु परीक्षण करना, हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना अपने आप में कितना खतरनाक होता है ये भी आज आपको इस सेशन में पता लगेगा। चलिए पहले खबर को मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, आप सभी अखबारों की ये सुर्खी है कि रूस ने क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण तो यूएस ने न्यूक्लियर टेस्टिंग का किया ऐलान। यानी अमेरिका जो है एवज में, किसके एवज में क्रूज मिसाइल परीक्षण किया गया और किसके द्वारा, रूस के द्वारा। अमेरिका ने कहा कि भाई ये न्यूक्लियर हथियार है एक प्रकार का, जबकि रसिया इस पर सफाई दे रहा है कि ये न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल है, लेकिन किसी न्यूक्लियर वेपन का डायरेक्ट टेस्ट नहीं है। और अमेरिका जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात कर रहा है। चलिए, ट्रंप ने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश दिया। 33 साल पहले 2300 फीट नीचे आखिरी परीक्षण किया गया था। और यही खबर इंडिया टुडे, अल जजीरा, जितने भी अखबार हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सभी में ये छपी है। US is preparing its first nuclear test in 33 years. Here is why it stopped and what starting means. देखिए, परमाणु परीक्षण अमेरिका ने और रूस ने, जो इनके बीच में कोल्ड वार चला, शीत युद्ध काल चला, उस दौरान बहुत सारे किए गए हैं। और इसकी रिपोर्ट आपको बताएंगे कि कम से कम 7 लाख लोगों की मौत, एक आंकड़ा है, अमेरिका में रेडिएशंस के कारण हो चुकी है अभी तक। अकेले अमेरिका की बात हो रही है। और जब इन सारी चीजों को देखकर अमेरिका ने डिसीजन लिया कि अब हम यहां से आगे परीक्षण नहीं करेंगे, तो ऐसी क्या नौबत आ गई है कि 33 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये परीक्षण करना है। सभी अखबारों में यही कहा जा रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है, इसके मायने क्या है, वो समझिए आप। तो यहां पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात समझ लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय, पेंटागन को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग करने का आदेश दे दिया है। यह टेस्टिंग चीन और रूस के बराबर की होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, चीन ने भी, अभी आपको बता दें कि एक जो वो है परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। एक हाइड्रोजन बम जो है उसका परीक्षण अभी चाइना के द्वारा किया गया था। अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को परीक्षण किया, यानी 1992 में लास्ट टेस्ट हुआ था इसका। और ये 1030वीं टेस्टिंग थी। सोचिए, अमेरिका 1030 टेस्ट
कर चुका है न्यूक्लियर वेपन्स के। और ये जो टेस्ट किया गया था पहाड़ी क्षेत्र में 2300 फीट नीचे किया गया था। इसका कोड था डिवाइडर के नाम से इसका कोडिंग रखी गई थी। अब ये जो परीक्षण है ना 1996 में, ये 1992 में टेस्ट हुआ है और उसके बाद अमेरिका, रूस, ये सभी देश जो महाशक्ति हैं, ये भारत जैसे देशों को रोकने के लिए सीटीबीटी लेकर आ गए थे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारे परीक्षण कर लिए थे और ये भारत को या फिर दूसरे देश जो प्रयास कर रहे थे जैसे पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इन देशों को सभी को रोकना चाहते थे। लेकिन भारत ने मात्र 2 साल बाद 1996 में ये सीटीबीटी आया। सीटीबीटी पर हमने सिग्नेचर नहीं किए और अटल जी ने अपनी बात पर अटल रहते हुए 1998 में 5 परीक्षण कर डाले। पोखरण में 5 परीक्षण हम कर चुके हैं और इन परीक्षणों को करने के बाद हमने दुनिया को कहा कि हमने हमारी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए परीक्षण किए हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखें आप यहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो परमाणु हथियारों में अभी भी नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर कहीं ना कहीं चाइना आता है। लेकिन चाइना और रूस जो है परमाणु हथियारों को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब हमें भी परमाणु परीक्षण करना शुरू कर देना चाहिए वापस से, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं मानना है। दूसरे देशों की टेस्टिंग को देखते हुए मैंने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग तुरंत शुरू करने का आदेश दिया है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, रूस दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगले 5 साल में बराबरी पर आ सकता है। अब देखो एक और चीज आपको बता दें कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों में हम पहले नंबर पर है, रूस दूसरे नंबर पर है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि रूस पहले नंबर पर है। ये मैं आपको आंकड़े अभी बताऊंगा, वो देखना आप। यहां ये आपको बताएं कि जॉर्ज बुश उन्होंने यहां पर परमाणु परीक्षणों को रोक दिया था। परमाणु परीक्षणों को रोकने के पीछे के कारण क्या थे? बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ये जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं जो भूमिगत होते हैं, भूमिगत परीक्षण मतलब जमीन के अंदर कुआं खोदा जाता है बहुत ज्यादा गहराई पर और वहां पर ये टेस्टिंग की जाती है। ये भूमिगत परीक्षण जो होते हैं ये ऐसे नहीं होते कि लेबोरेटरी में भाई कितना खतरा होगा या फिर इससे कितना नुकसान होगा उसकी टेस्टिंग हो जाए, नहीं, बाकायदा टेस्टिंग की जाती है। यानी जो परमाणु बम है उसमें विस्फोट किया जाता है। अब चाहे उसको कितनी गहराई पे ले जाओ वहां से रेडिएशन लीक होती ही है। जैसे पोखरण में हम करते हैं तो पोखरण हमारा बिल्कुल खाली जगह है जहां पर परीक्षण किए जाते हैं, जहां पर ये परीक्षण हमारे किए गए थे। लेकिन ये पक्की बात मानिए कि रेडिएशंस का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर आएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो ये वहां पर भी अमेरिका में ऐसा हुआ है और हमने तो चलो 5 टेस्ट किए हैं, अमेरिका ने 1030 परीक्षण किए हैं, भूमिगत परीक्षण बहुत सारे किए गए हैं। तो वहां रेडिएशंस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। एक अभी रिपोर्ट आई उसमें 7 लाख के आसपास लोगों की वहां रेडिएशंस के कारण, वो भी कौन सी रेडिएशन, परमाणु बम के परीक्षण की रेडिएशन, उनके कारण मौत हो चुकी है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ गई थी। वहां कहने का मतलब ये सारी चीजें, ये सारी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए 1992 में ये परीक्षण रोक दिए गए थे। इन परीक्षणों को रोकने के बाद ये जॉर्ज बुश जो है उनके कार्यकाल में हुआ था, इन परीक्षणों को रोका गया था। और उसके बाद चाइना और रूस इन्होंने भी 1990 के दशक में अपने परीक्षण रोक दिए थे, क्योंकि देखिए रूस तो साथ साथ ही चल रहा था अमेरिका के, लेकिन चाइना भी पीछे से कहीं ना कहीं टेस्टिंग करता जा रहा था। तो ये सारे परीक्षण जब कर दिए गए, रोक दिए गए, तो उसके बाद ऐसा लगा कि दुनिया में जो एटॉमिक बॉम्ब की जो रेस है, न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस है, कहीं ना कहीं थम गई है। उसके बाद अगर परीक्षण हुआ है तो भारत ने किया था, और 21वीं सदी में अगर किसी देश ने परीक्षण किया है तो वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया पर अमेरिका बहुत पहले से दबाव बनाता आ रहा है कि भाई आप अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दो, लेकिन उत्तर कोरिया ने 21वीं सदी में परीक्षण कई बार किए हैं। अब यहां पर देखो आप, रूस ने हाल ही में 2 परमाणु मिसाइल टेस्ट किए। यहां से चिंगारी लगी है डोनाल्ड ट्रंप की कि भाई आपने एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली ऐसी मिसाइल बना डाली जो 20,000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को चिंता इससे हुई है। फिर यहां पर चाइना जो है उसके द्वारा भी टेस्टिंग की गई, चाइना के द्वारा, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आया और इसीलिए ये डिसीजन इनके द्वारा लिया गया है।
Why nuclear testing stopped and what Trump order to resume could mean। यानी क्यों तो रोकी गई और भाई अब ये क्यों शुरू कर रहे हैं और इसके मायने क्या हैं, ये पूरी दुनिया में चर्चा में है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि रसिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग कर रहा है, तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन जो है और इनकी जो सरकार है इसने क्लेरिफाई किया कि हमने भाई न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं की है, हमने मिसाइल की टेस्टिंग की है। और मिसाइल में न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब का परीक्षण नहीं होता है, वहां केवल एक डमी टेस्ट होता है। हमने अपनी मिसाइल की परख की है कि वो कितनी दूरी तक जा सकती है। और आप तो डायरेक्ट किसकी बात कर रहे हो, परमाणु बम फोड़ने की बात कर रहे हो कि भूमिगत परीक्षण किया जाएगा, तो उसकी तुलना इससे ना की जाए। ये यहां पर जो पुतिन है उन्होंने ये बात कही है, लेकिन ट्रंप जो है वो अपना आदेश दे चुके हैं। चलिए अब यहां यही बात आ रही है कि भाई ये टेस्टिंग क्यों की जा रही है वापस से, तो उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। इस समय सीधी सी बात है, कैसे भी करके रसिया पर, चाइना पर दबाव बनाना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अब 1992 के बाद डोनाल्ड ट्रंप जब ये परीक्षण करेंगे तो इसके मायने क्या होंगे, इसके मायने ये होंगे कि रूस और चीन भी कहीं ना कहीं इस रेस में खड़े हो जाएंगे और भारत जैसे देश भी अपना अवसर संभालेंगे, अवसर यानी मौका देखेंगे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं जो भाई थ्रेट की जो कंडीशन है वो हमें भी तो चाइना से भी है, ठीक है। और अमेरिका अगर चाहता है कि भाई इस चीज को इसी तरीके से लेवल पर रखा जाए, इसको रोक कर रखा जाए, तो इसमें एक भी कदम आगे बढ़ने का मतलब है कि आप दूसरे देशों को प्रेरित कर रहे हो टेस्टिंग के लिए। आप उत्तर कोरिया को रोकने की कोशिश कर रहे हो, ईरान को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब आप खुद टेस्टिंग करोगे तो ये देश अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये 21वीं सदी है, ये 20वीं सदी नहीं है जहां पर रूस और अमेरिका का एक तरफा प्रभुत्व हुआ करता था, टू पोलर वर्ल्ड हुआ करता था, द्विध्रुवीय विश्व, जिसमें दो ही देश महाशक्ति के रूप में थे, उनका कंट्रोल था, या फिर दूसरी तरफ से कह सकते हैं यूरोप का कंट्रोल था। अब लेकिन एक तरीके से मल्टी पोलर वर्ल्ड बनने वाला है और बन चुका है ऑलमोस्ट। और इसमें जो नया विश्व ऑर्डर जो बन रहा है, ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, उसमें चाइना और भारत जैसे देश कहीं ना कहीं लीड करने की स्थिति में हैं। तो अगर ये अमेरिका शुरू करता है इस कहानी को, तो ये कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और आप इस खबर को भी सुन सकते हैं कि चाइना ने या भारत ने हाइड्रोजन बम के परीक्षण कर दिए हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है। हालांकि भारत को अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एटॉमिक बॉम्ब जो है वो उतनी संख्या में पर्याप्त है जितने की हमें आवश्यकता है, ठीक है। ये रिपोर्ट बताती है, देखिए यहां पर 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के अर्थशास्त्री कीथ मेयर्स की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया कि परमाणु बम के परीक्षण से जो रेडिएशन निकलती है उनसे 6.9 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है अकेले अमेरिका में, और इसीलिए इन चीजों को रोका गया था। उत्तर कोरिया अभी तक रुका नहीं है, वो लगातार परीक्षण कर रहा है, अमेरिका इस पर दबाव बना रहा है, लेकिन जब अमेरिका खुद परीक्षण करेगा तो इन देशों को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। और रूस जैसे कि इस मिसाइल का जो टेस्ट किया गया है, कहीं ना कहीं इसने भी इसे प्रेरित किया है। एक नजर डाल लीजिए आप कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। यहां पर जो रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग रूस के पास 5580 एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन अमेरिका के पास 5044 है। इसका मतलब अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन ट्रंप हालांकि दावा ये कर रहे हैं हमारे पास सबसे ज्यादा है। चाइना के पास 500 से 550 है, और यहां पर ट्रंप जो है उनका दावा है कि ये इसको 1000 के आसपास ले जाने वाला है। मतलब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा टेस्टिंग ये लगातार करता जा रहा है। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 180। ये देखो थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है, मैं इसमें चेंज कर दूं। पाकिस्तान के पास 172 के आसपास है, और भारत जो है इस समय 180 के आसपास हो चुका है, ठीक है। ये पुराना आंकड़ा है, इसको करेक्ट आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट जो है यहां पर ये दिए हुए भी हैं, देखो भारत को यहां पर ऊपर दिखा रखा है 172, 170, तो कहने का मतलब आंकड़ा अब काफी चेंज हो चुका है। ये वो देश हैं। अब देखिए ये चीजें आप समझना थोड़ा सा कि एटम बॉम्ब अपने आप में जब इसको विस्फोट किया जाता है, इसका यूज किया जाता है या परीक्षण किए जाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक होते हैं, और इसका दुनिया पूरा मंजर देख चुकी है। और इसका मंजर भी किसने दिखाया था? अमेरिका ने। जापान पर परमाणु बम गिराया था, वहां इतनी तबाही हुई कि पूरे दो शहर, पूरे हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गए थे, पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। ये जब 100 किलो टन का न्यूक्लियर वेपन जब गिरता है,
तो आप समझना कितनी खतरनाक चीजें होती हैं। 1.8 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह तबाह कर देता है। 100 किलो टन की बात हो रही है। इतना अगर बॉम्ब, इतने वजन का बॉम्ब डालोगे आप, न्यूक्लियर बॉम्ब, 2 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं बचेगा। फिर 5 किलोमीटर के एरिया में और ज्यादा मतलब भारी नुकसान होगा। यहां तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा, यहां भारी नुकसान होगा। 3 किलोमीटर के एरिया में गंभीर तबाही होती है। 8 किलोमीटर तक के एरिया में इसका असर होता है और रेडिएशंस का असर और भी ज्यादा दूरी तक जाएगा। और ये तो तात्कालिक इंपैक्ट है कि जो नष्ट होगा। जो दीर्घकालिक इंपैक्ट है, लंबे समय तक, वो रेडिएशंस के होते हैं। लोगों पर, लोग मंदबुद्धि पैदा होते हैं, बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत तबाही का कारण है। और अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को धकेलना चाहते हैं तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबब बन सकता है, बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चलिए, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी जो दो वो थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी, इन दोनों ही शहरों को अमेरिका तबाह कर चुका है। लाखों लोगों की यहां पर मृत्यु हुई थी। अमेरिका के ही रॉबर्ट ओपेनहीमर जो हैं वो परमाणु बम बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए न्यूक्लियर वेपन्स भी ये कह रहे हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिकल होते हैं, एक टैक्टिकल होते हैं। स्ट्रेटेजिकल वेपन्स जो होते हैं वो लंबी दूरी पर गिराने के लिए बनाए जाते हैं, भयंकर तबाही के लिए बनाए जाते हैं। टैक्टिकल जो होते हैं वो कम दूरी पर तबाही के लिए बनाए जाते हैं। और आजकल जो ये दोनों वेपन्स हैं, दोनों प्रकार के एक साथ बनाए जा रहे हैं। भारत ने जब परीक्षण किया था उसकी कहानी भी आपको बता देते हैं। इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय, 18 मई 1974 को इनके नेतृत्व में भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक, लगभग 75 जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस परीक्षण को किया था। हालांकि होमी जहांगीर भाभा जो है ये परीक्षण पहले ही करने वाले थे, वो तैयार थे बनाने के लिए। उससे पहले उनकी एक संदिग्ध मृत्यु हो गई। 1965 का फिर हमने युद्ध झेला और 1965 के युद्ध के बाद और फिर चाइना से, फिर 1971 का युद्ध हो गया। 65 के बाद पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ और फिर हमने ठान लिया, उस समय आयरन लेडी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये परीक्षण हमने किया। इसमें जो मेन साइंटिस्ट थे डॉक्टर राजा रमन्ना थे, जो बार्क के निदेशक थे उस समय। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बाद इन्होंने पूरे वर्चस्व के साथ में ये काम संभाला और 1400 किलोग्राम के परमाणु बम का परीक्षण किया, जिसका कोड था बुद्धा इज स्माइलिंग। ठीक है, और यही चीज बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, प्रसिद्ध, लोकप्रिय है, हमारे यहाँ पर सब लोग जानते हैं बुद्धा इज स्माइलिंग का मतलब क्या है। फिर 1998 में फिर अटल जी के नेतृत्व में, और अटल जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना, बहुत अच्छी एक तारतम्य बना और फिर भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उन 5 परमाणु परीक्षणों में एक परीक्षण जो है हाइड्रोजन बम का भी था, जो लेबोरेटरी टेस्ट था। तो कहने का मतलब भारत इसका परीक्षण कर चुका है ऑलरेडी। इसकी ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई पहली बात हो। अब दोस्तों यहां एक और चीज आपको बता दें कि परमाणु बम जो होते हैं और हाइड्रोजन बम जो होते हैं उनमें जो डिफरेंस है बेसिक, वो टेक्निकल जो डिफरेंस है वो विस्फोट में जब इनका होता है तो परमाणु बम अपने आप में बहुत खतरनाक है, लेकिन हाइड्रोजन बम उससे हजारों गुना, कई हजार गुना खतरनाक होता है। यानी हाइड्रोजन बम से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है। दोनों की रिएक्शंस पर अगर हम बात करें तो परमाणु बम जो काम करता है वो नाभिकीय विखंडन क्रिया पर काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहां हम बात करें इसकी कि भाई जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब वो काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभ के संलयन, और ये करता है नाभ के विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन। चलिए, परमाणु बम में क्या होता है समझना ध्यान से, कि जैसे कि मान लीजिए यूरेनियम ले लिया आपने, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इस तरीके से ले सकते हैं। थोरियम का अभी तक कहीं उपयोग हुआ नहीं है, थोरियम भारत में बहुत ज्यादा है। अगर थोरियम हो तो हम एनर्जी और इसमें सारी चीजों में क्या कर सकते हैं, अगर उसका उपयोग संभव हो जाए, जो हम कर पाए तो फिर भारत के पास में ना तो न्यूक्लियर एनर्जी की कमी होगी, ना परमाणु बम के लिए सामग्री की कमी होगी। यूरेनियम तो हमें मंगाना पड़ता है। तो यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है और फिर इसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस होती हैं, अनियंत्रित वे में श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और ये जो यूरेनियम के नाभिक हैं, ये न्यूट्रॉन की बौछार इन नाभिकों को तोड़ती है और गुणोत्तर श्रेणी में ऐसे चलता है, जैसे कि एक से कितने टूटे, 3 से फिर
आपके होंगे 9, 9 से 27, 27 से 81। ऐसे नाविकों की संख्या बढ़ती जाती है। जब एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर हम इसको रोक लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन परमाणु बम में इस तरीके से नाविकों का विखंडन होता है और इसमें जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर तो आप ये कह सकते हैं कि एक भारी नाविक था, हैवी न्यूक्लियस, उसको तोड़ा गया न्यूट्रॉन की बौछार से और दो हल्के नाविक बने। तो यहां पर मास डिफेक्ट हुआ। देखो यहां पर ये भी समझ लो कि ये भारी नाविक है, दो हल्के नाविकों में टूटा, मास डिफेक्ट हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन के नियम के अकॉर्डिंग क्या है नियम, E = mc²। तो ये जो मास डिफेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, और वो एनर्जी यहां पर बाहर निकलती है। लेकिन जब नाभिकीय संलयन की बात होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें दो हल्के नाभिक हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, आइसोटोप्स लिए जाते हैं इसमें, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, उनको लेकर फिर हम एक भारी नाविक बनाते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रहा ट्राइटियम, ये रहा ड्यूटेरियम और ये रहा हीलियम। हीलियम हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक किस में कन्वर्ट होते हैं, हीलियम के भारी नाविक में। और यहां पर भी ये हल्के नाविक जब इनका मास जोड़ा जाता है और इस भारी नाविक का मास जोड़ा जाता है तो यहां पर भी मास डिफेक्ट होता है, यानी मास में कमी होती है। आइंस्टीन कहते हैं कि मास में कमी कभी बेकार नहीं जाएगी, किस में बदल जाएगी, एनर्जी में। तो फिर यहां पर एनर्जी निकलेगी और ये जो एनर्जी है यहां पर न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की तुलना में हजारों गुना ज्यादा होती है। इसलिए हाइड्रोजन बम अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक परमाणु हथियार का जब ब्लास्ट होता है, जैसे इस तरीके से शुरुआत में एक आग का गोला बनता है, ब्लास्ट वेव बनती है और फिर रेडिएशंस बाहर निकलने लगती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बाहर आती हैं और रेडियो एक्टिव जो है बारिश होती है और इस तरीके से उस क्षेत्र में पूरी तरीके से तबाही का मंजर बन जाता है। ये परमाणु परीक्षणों का, परमाणु हथियारों का परीक्षण करना और भविष्य में कभी ऐसा ना हो कि इनका उपयोग करना बहुत दर्दनाक हो सकता है। और जापान के 2 शहर की तबाही पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये देश जो हैं, जैसे कि आप अमेरिका की बात कीजिए, रूस की बात कीजिए, भाई अपनी सुरक्षा एक अलग चीज है। जैसे भारत ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु बम बनाए लेकिन इनका विस्तार नहीं किया, कभी विस्तार नहीं किया कि 1000-2000 बना लें या ऐसा कर लें, कुछ कर लें, ठीक है। लेकिन कुछ देश जिनके पास सफिशिएंट मात्रा है वो लगातार इनको बनाते जा रहे हैं और दूसरे देशों को रोकना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं असंतुलन पैदा करता है। असंतुलन पैदा होगा तो कभी ना कभी इनका मिसयूज होगा और फिर तबाही हो सकती है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन हमारा, जिसमें हमने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। अगले सेशन में मिलेंगे बेहतर जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।